हम्म। वंशीधर बोल, हाँ। है सो इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है और दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। यानी अभी के टाइम में अगर बोलूँ तो ऑटो और कार वाली बात, ठीक है। अगर ऑटो से कोई जाएंगी, ठीक है, तो उनके साथ क्या होगा कि 3-4 मतलब महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो सोच रहा है कि नहीं, इक्का में तो बहुत सारे लोग चढ़ेंगे और भले घर की स्त्री को उनमें नहीं चढ़ना चाहिए, तो ऐसा करता हूँ मैं पालकी ही ले आता हूँ। और अभी तो सब कार में ही घूमते हैं। हाँ, पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा चलो इक्का ही सही। होता है ना कि जहाँ ऑटो से अगर हम जाएंगे तो 200 रुपया लगेगा, वहाँ अगर हम कार करेंगे तो उसके लिए हमें 2000 रुपया पे करने होंगे। तो इसे भी क्या हुआ कि ये जब पालकी के पास गया तो बोलता है गाड़ी वाला कि तुम्हें जो है 1.5 रुपया देने होंगे। तो बंसीधर बोला अरे इतना पैसा, चलो इक्का से ही सही। ध्यान रखेंगे कितना गाड़ी वाला उससे किराया मांगा था, तो 1.5 रुपया। पहुंचने से काम है, कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। ध्यान रखेंगे कि जानकी देवी जो है पूर्ण रूपेण चुप कौन से स्टेशन पे हो गई थी, तो सिकरौल स्टेशन पहुंचते पहुंचते दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछताए से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल जो है वो कट्टर स्वदेशी हुए ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में। तो ये किस टाइप का धोती पहन कर आया था, ध्यान रखेंगे। उसे देसी धोती पहनकर आना था, लेकिन वो क्या करता है, विलायती धोती गलती से पहन लेता है भूल में, ठीक है, जो कि नवल किशोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जानकी जरा भौहें टेढ़े करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम है, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिरकर बोले अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल में बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक ठहरते रहे। देखते ही देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। क्योंकि इन लोगों की बात हुई थी ना कि मुगल सराय स्टेशन से हम लोग साथ ही चलेंगे, तो ये यहाँ खोज रहा है डब्बे में घुस के। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी ही चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी नवल की बहू कहाँ है, वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 दर्जे का था। दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाली मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। ध्यान रखेंगे वंशीधर जिस मतलब डब्बे में बैठे हुए थे, यानी जिस गाड़ी में, उसमें कुल कितने
स्त्री पुरुष थे तो 10 स्त्री पुरुष थे, 10-12, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समय पर गाड़ी छोटी, नवल की बातें और ना जाने क्या अगर बगर सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। तो ये कौन कौन सी स्टेशन कैसे कैसे आ रही है क्रम से ध्यान रखेंगे। मुगल सराय में मिलने की बात तय हुई थी, फिर ये लोग कहाँ पहुँचे, मिर्ज़ापुर पहुँचे। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेरा करे। होता है ना कि अगर यहाँ बैठे हुए, चलो सीट खाली हो गया, चलो रहने दो ना, क्या हो गया, खाली हो गया तो यहीं बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ ये भी सोच रहे हैं। बंसीधर अपने कमरे में बैठे एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर से ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही बैठी थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नहीं आइलेन हो, देख हो रवल करथइन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इनके जो है मालिक वो नहीं आए हैं, और क्या मतलब ये रो रही हैं। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली, दूर बौरही ई जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तो हो भलू तो कहूँ कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुरा चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह सुन ना सकी, यानी ये जो रिप्लाई दी वो सुन नहीं पाई। तब पहली बोली, हट हम पूछी लाना, हम कहाँ उतरबू हो, आई इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव हो, गोइया। अच्छा। पहली, अरे नहीं जानलू, पयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला, यानी मकर संक्रांति में जो मकर नहाने जाते हैं प्रयागराज में, तो वहीं उतरने वाली है। दूसरी, भला पयाग जी काहे न जानित, ले कहे के नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हुई, ऐसे हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा, तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहले, आवे जाए के तो सब औते जाता बटले पाटेन, फोन यह शायद तो बिचारो विपत में ना पड़ल बाटिल। हे हम पंचा है, राजघाट टिकस कटौली, मोगल के सराय उतरली और हमदापुन चढ़ली। अच्छा, राजघाट में टिकट कटवाई, मुगल सराय में उतरी और पुनः यानी फिर चढ़ी। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरत औरो मोड़े संगे रही, दकौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जुड़तहिए गाड़ी खुली। अब भैया उगरा फार नड़िया, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होई। पहला, ऊ मेहरवा बड़ा उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाई से रेलवो कहीं खड़ी होला। इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। यानी कहने का मतलब ये है कि रेल वाले को अगर आप बोलेंगे खड़े कीजिए तो वो थोड़ी ना खड़ी करने वाले। इसी बात पे ये लोग हंसने लगी। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला मतलब होता है स्त्री या नारी की स्थिति पर दुख भी प्रकट करती जाती थी, क्योंकि वो तो वहाँ अकेली नजर आ रही थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाई के नाही, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले, अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहल न फड़ागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो ना कि हो गोइया। तीसरी, हम देखे रहली हो मजेक टोपी दिहले रहलन को। इस तरह उनकी
बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर ही पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासिसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। तो यही था वो, क्या नाम है उसका, नवल किशोर। ठीक है, वही ये हरकत कर रहा था ट्रेन में बैठ के। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब वो उसको मतलब नवल किशोर तो यहाँ स्त्री की तरह उसको घूंघट उठा के देख लेता है और फिर जब बंसीधर उसको देखता है तो फिर मुँह छिपाने लगता है। तो इसको ये चीज़ अच्छा लगता नहीं है, बोलता है लगता है इसका आचरण अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पताल सोचने लगे। यदि ताड़ में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने मुंह खोला, का भैया जे केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलन और अपुआ तौन टिकस ले के चल दिलन। यानी कि होता है ना कि बैठा दिए हैं बिना टिकट का और अपना टिकट लेने तो नहीं चले गए। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाए। मतलब कुछ आदमी को लगने लगा कि शायद बंसीधर देख रहा है कि अकेले बैठी हुई है, इसका जेवर उवर छीन के वो भाग न जाए। तो उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा ध्यान रखेंगे। ये जो है बंसीधर, जो मतलब उन लोगों के मन में ऐसा विचार आया कि शायद बंसीधर इसका जेवर लके ना भाग जाए, तो ये क्या बोल दिया लाठी वाला उसको, का बाबूजी कुछ हमरो साझा, यानी हमको भी कुछ दीजिएगा। तो ये पंक्ति कौन बोला था, तो एक लाठी वाला बोला था, बंसीधर से ध्यान रखेंगे। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेरे में पड़े हो। पर बंसीधर न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। यानी वो जो स्त्री के साथ बोला था बुढ़िया को बैठने के लिए, बुढ़िया क्या करती है, उसको छोड़ के भाग जाती है। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेरा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बूढ़ी साइत में घर से निकले हैं कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुल्हाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। जो वो ट्रेन में बैठी हुई थी ना, मतलब महिला बन के, ठीक है, दुल्हाई ओढ़ के, तो वो नवल किशोर ही थे। ये क्या किया, अपना दुल्हाई यानी चादर को हटा लिए और खिलखिला के हंस पड़े। अरे यह क्या सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी तो अच्छा, तो वे गई कहाँ। अब ये दोनों दोस्त मिल गया है आपस में। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ यह तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। क्योंकि ये लोग पहले ही मतलब प्लान बनाया था ना कि मुगल सराय होते हुए चलेंगे, तो मुगल सराय में ही वो क्या किया था, दुलाई ओढ़ के बैठ गया था।
तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे से ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, यानी पूड़ी सब्जी जो खरीदने जा रहा था उस टाइम की बात बता रहा है, मैं तुम्हारे पास से निकल गया और तुमने ना देखा, मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले, होता है ना कि अरे थोड़ा परेशान हुआ है, चलो थोड़ा और परेशान करो इसको, तो ऐसा वाला बात। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, बहुत तंग हुई, उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। तो बंसीधर उसकी पत्नी के बारे में बोल रहा है कि ये चीज़ तुम अच्छा नहीं किए, पहली बार उसे साथ में लेकर आ रहे थे। नहीं जी, कि डर किस बात का था, हम तुम दोनों तो गाड़ी में ही थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेरा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी थी। ये बात नवल किशोर बोल रहा है। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, हाँ जानकी की ये पंक्ति है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। ये बात किससे कह रही है वो, नवल की बहू से। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल आए तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली और हमें पढ़ने से छुट्टी मिली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त हो गई। अगर इसकी पात्रों की अगर हम बात करें तो नवल किशोर थे और नवल किशोर की पत्नी हैं जानकी देई हैं, जो कि वंशीधर की पत्नी है, और एक सीता पात्र हैं। ठीक है, इतने सारे पात्र थे और सीता की उम्र थी 10 वर्ष। और इससे संबंधित जो शॉर्ट नोट्स हैं, मैं कुछ पॉइंट नोट की थी अपने कॉपी में, तो मैं सोची वो भी शेयर कर दूं। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष 1907, सरस्वती पत्रिका, प्रकाशन वर्ष है 1907। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। ठीक है, प्रारंभ जो होता है काशी के वही 10वां में घाट पर स्नान करता है ना, तो वहीं से ये कहानी प्रारंभ होती है और अंत कहाँ पे होता है, तो इलाहाबाद में। ठीक है, मनोरंजन प्रधान कहानी है। पात्र में कौन कौन है, वंशीधर है, नवल किशोर है जो कि दुलाई ओढ़े रहता है, जानकी देई है वंशीधर की पत्नी, सीता जानकी की बहन है जिसका उम्र है 10 वर्ष, नवीना स्त्री किसे कहा गया है, तो जानकी देई को कहा गया है क्योंकि उसे लेने आया था, उसी टाइम में जिक्र हुआ था नवीना स्त्री। काशी के 10वां में घाट पर स्नान करने से कहानी की शुरुआत होती है। समय जो है 11 बज रहे थे उस टाइम। नवल किशोर कलकत्ते से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला ये लोग काशी में स्नान किया। ठीक है, काशी के घाट पे। उसके बाद कलकत्ता शहर का जिक्र हुआ था। उसके बाद किसका जिक्र हुआ था, आगरा, फिर मुगल सराय, उसके बाद इलाहाबाद, फिर मिर्ज़ापुर। ये क्रम से लगा हुआ था। ठीक है, इसको देख लेंगे। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। 1 बजे स्टेशन पर गया था। ठीक है, 1.5 रुपया पालकी वाला इससे मांगा है और वो किस चीज़ से लास्ट में गई, इक्का से ही गई थी। सिकरौल स्टेशन जाते जाते जानकी चुप हो गई थी। नवल किशोर जो है वो कट्टर स्वदेशी है। वंशीधर जो है देसी धोती ना पहनकर क्या किया था, वो विलायती धोती ही पहनकर आया था। मुगल सराय स्टेशन पर क्या हुई थी, तो मिलने की बात तय हुई थी कि दोनों दोस्त कहाँ मिलेंगे, तो मुगल सराय में मिलेंगे और वहाँ से मिलकर फिर हम लोग इलाहाबाद चलेंगे। तो बंशीधर के कमरे में कुल कितने स्त्री पुरुष थे, तो 10 से 12 स्त्री पुरुष थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बने बैठी थी। बाबू जेबर के बारे में क्या बोला था लाठी वाला उससे, कि बाबूजी कुछ इसमें हमरो साझा। बंशीधर, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणगान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई, उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। ये वंशीधर की पंक्ति थी। जानकी बोलती है, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी जो थी वो समाप्त हो गई और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी वो भी मैं शेयर की आप लोगों के साथ, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसे तैयार करें और इससे संबंधित जितने भी PYQ पूछे गए हैं वो मैं करवाऊँगी ही। और अगर आप लोगों के पास PYQ बुक है तो आप लोग कीजिए। और
अब अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरी कहानी पढ़ूँगी मैं।